हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। पसंद आएगी वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना। रोजाना की तरह सबसे पहले शुरुआत हम लोग रिविजन से करेंगे। कल का रिविजन करेंगे 1 मिनट में क्विकली। तो अभी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है रेवंत रेड्डी जी ने और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम मंच नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्र नगर करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इसमें भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी जो रहे ये भारत में टॉप पर रही। वैसे तो ओवरऑल में इसकी रैंकिंग 220वीं थी। पीएम मोदी जी ने महाराष्ट्र के राजकोट किले में अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी, इन्हीं के पिताजी थे, इन पर एक पुस्तक लॉन्च की है, प्रणब माई फादर। इसके बाद एनसीआरबी के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। भारत के सबसे सुरक्षित शहर की लिस्ट में टॉप पर कोलकाता रहा है, सबसे असुरक्षित शहरों वाली लिस्ट में टॉप पर दिल्ली रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में दोस्तों रणवीर सिंह जो कि भारतीय अभिनेता हैं, इनको रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द यूसुर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ एमजेटी ऐप पर इसकी डेली पीडीएफ भेजी जाती है और क्विज भेजी जाती है। हमारे ई बुक्स और कोर्सेज भी आपको यहीं पर मिलेंगे। वेट कीजिए, कल मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लाने वाला हूं, इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज़ कल आपको अनाउंस करके बताया जाएगा। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 दिसंबर को। तो इस बार भी 7 दिसंबर को मनाया गया। नागरिक उड्डयन या कहें सिविल एविएशन डे, ये एविएशन इंडस्ट्री को फोकस करते हुए एक प्रकार के जागरूकता या कहें कि इसके महत्व के बारे में व्याख्यान देती है। सिविल एविएशन देखो पहले क्या था कि पहले संभव ही नहीं था, लोग सोचते ही नहीं थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई पुष्पक विमान के बारे में, लोग कहते थे अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। फिर धीरे धीरे जब प्लेन आ गया तो फिर लोग विश्वास भी करने लगे, लोग हवाई यात्रा भी करने लगे, सिविल एविएशन आया। तो सिविल एविएशन इंडस्ट्री को पहचानने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? शिकागो कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 7 दिसंबर 1994 को एक मीटिंग हुई थी, वहीं पर पहली बार मनाया गया। फिर आगे 1995 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको अप्रूव भी कर दिया। फिलहाल इस बार की थीम की अगर बात करें तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये है इस बार की थीम लंबी है, परेशान मत होना, पूछी नहीं जाएगी। अच्छा, 7 दिसंबर को तो ये मनाया गया। अगर भारत में बात करें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी वर्तमान में हैं। ये दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मैंने आपको जैसा कि बताया 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और अब बारी बारी एक एक राज्य के जो है सीएम अनाउंस किए जा रहे हैं, क्योंकि इन 5 राज्यों में ना सत्ता परिवर्तन भी हुआ है और साथ ही साथ में 5 राज्यों में सीएम के उम्मीदवार, सीएम का पद कौन होगा ये पहले से क्लियर नहीं था। तो इसीलिए धीरे धीरे एक एक राज्य जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। बीजेपी जो 3 राज्यों में जीती है वहाँ तो अभी बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि कौन शपथ लेगा। बाकी 2 राज्यों में तेलंगाना में कांग्रेस जीती थी, उन्होंने रेवंत रेड्डी को अनाउंस कर दिया। मिजोरम में जेडपीएम पार्टी जीती थी और मिजोरम ने नया मुख्यमंत्री अपना घोषित कर दिया है, किसे? लाल दुहोमा जो होंगे ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये जेडपीएम पार्टी से हैं। जेडपीएम पार्टी का मतलब जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी। इसने किसको हराया है? इसने मिजो नेशनल फ्रंट को हराया है, जो कि मिजोरम की जो जोरम थंगा वाली पार्टी थी ना मिजोरम की, जिसके मतलब कि इससे पहले जोरम थंगा थे सीएम, तो उनकी पार्टी को उसने हराया है। यहाँ पर टोटल विधानसभा की सीटें थी 40 में से 27 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ जेडपीएम पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसी के अब सीएम बने लाल दुहोमा। याद रहेगा। चलिए, अच्छा तो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर चुनाव हुआ, यहीं पर देख लेते हैं। भारत का मैप मिल ही गया है जब, तो 5 राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों तो लगातार था, तीनों में ही बीजेपी ने जीत लिया। इसके बाद मिजोरम था, मिजोरम में जेडपीएम पार्टी ने जीता, यहाँ पर बीजेपी ने जीता।
उसके बाद तेलंगाना था, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। मिजोरम की बात करेंगे। आइजॉल इसकी कैपिटल है। लाल दुहोमा ZPM पार्टी से CM बन चुके हैं। गवर्नर है कम्हमपति हरि बाबू। यहाँ पर दोस्तों फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है, मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान है, चुरेव, क्वालम, चेलाम ये यहाँ के प्रमुख हैं। ठीक है। अच्छा, आइजॉल यहाँ की चर्चित स्थल भी है, राजधानी भी है। 11 जिले हैं, 40 सीटें हैं विधानसभा में, एक सीटें लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से जाती है। मिजोरम पूछा जाए बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, तो आप बताओगे इधर मणिपुर से शेयर करता है और इधर शेयर करता है असम से और इधर त्रिपुरा से शेयर करता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि बांग्लादेश बताइए निम्न में से किस भारतीय राज्य से बॉर्डर नहीं शेयर करता। तो ऑप्शन में रहेगा आपके, ये सभी ऑप्शन में रहेंगे। मिजोरम भी दिया रहता है लेकिन पता नहीं क्यों मिजोरम लोग लगाते नहीं हैं। मिजोरम भी है भाई। बांग्लादेश सिर्फ इतना मत समझना, बांग्लादेश यहाँ आने के बाद त्रिपुरा को ऐसे घेरते हुए यहाँ तक है, ये है बांग्लादेश पूरा, है ना। तो ये त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरता है और यहाँ भी बांग्लादेश का हिस्सा है और इसी वजह से यहाँ पर ये मिजोरम से भी बॉर्डर लगाता है। क्वेश्चंस मैंने आपको कई बार बताया है, पूर्वोत्तर राज्यों में बॉर्डर शेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे अब प्रमुख नियुक्तियों को लेकर के देख लेंगे। पिछले दिनों में कहाँ पर क्या क्या नियुक्तियाँ हुई। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के CM बने। एयर मार्शल मकरंद रनारे वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली के महानिदेशक हैं। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए क्रिस्टोफर लक्सन। फिक्की के अगले अध्यक्ष अनीस शाह हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा पैनल में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये भारत के वर्तमान में कैग हैं 14वें नंबर के। ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्राइम मिनिस्टर और जेवियर माइली को अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हीरालाल सामरिया ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। जस्टिस राजेंद्र मेनन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अगले अध्यक्ष हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, रिवाइज कर लेना दिन भर में एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति हैं हाल फिलहाल की। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात की किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों गुजरात का एक नृत्य है गरबा, आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस है। गरबा नृत्य जो है आजकल तो ये वर्ल्ड भर में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसे शामिल किया है। ध्यान रहे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची अलग है, ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इसकी अलग है। ठीक है ना, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यूनेस्को ने इसे शामिल किया है गरबा डांस को, जो कि गरबा डांस कब होता है, नवरात्रि के टाइम पर, है ना। नवरात्रि के टाइम पर गुजरात भर में ये माँ दुर्गा की भक्ति को समर्पित होता है। ये यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को आ ही गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिकोड करेंगे, साथ ही साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। तो यूनेस्को ऐसे लिख लो आप, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में है। यूनेस्को की अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल जो हैं, इनकी अगर बात करें तो भारत में ऐसे अब हो गए हैं 42, टोटल 42 हो गए हैं। 42 हो गए हैं तो आपसे 41वां और 42वां पूछा जाएगा। तो 41वां आप बताओगे, 41st जो आप बताओगे, ये बताओगे शांति निकेतन, कमेंट करके बताओ शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। 42वां जो है इसको कर्नाटक के होयसला मंदिरों को, होयसला या होयसाल मंदिर जो भी पढ़ो आप, होयसाल मंदिर जो कि कर्नाटक में है, इसको 42वें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर और धौलावीरा को 39वां और 40वां घोषित किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भारत का पहला या कहीं सबसे पहली बार किसे शामिल किया गया, तो यूनेस्को वाले आए थे 1983 में और ये ढूंढ कर गए भारत के 4 को। जैसे आगरा गए पहले, तो आगरा में इन लोगों ने आगरा किला और आगरे का जो ताजमहल है, इन दोनों को शामिल कर लिया 1983 में। फिर 1983 में ही ये चले गए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, अजंता और एलोरा की गुफा दिखी, उसको भी शामिल कर लिए। तो ये 4 विश्व विरासत स्थल सबसे पहले शामिल किए गए थे भारत में। ठीक है जी। आगे गुजरात के
के बारे में देखो, गुजरात यहाँ पर है। गुजरात महाराष्ट्र पहले एक हुआ करते थे। जब एक हुआ करते थे तो 1 मई 1960 आया और दोनों अलग हो गया। 1 मई 1960 को दोनों का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात का। गुजरात ये तटीय बॉर्डर अपना बहुत बड़ा रखता है, इसी वजह से भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य है। राजधानी इसकी गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर है करंट टाइम पर। यहीं पर है गिर नेशनल पार्क, बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए ये पूछा जाएगा आपसे, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वंशधार नेशनल पार्क भी है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है। गरबा, डांडिया, रासलीला, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। ये जो है इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है यहाँ का। 33 जिले हैं, 182 लोकसभा विधानसभा में और 26 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। बॉर्डर शेयरिंग की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से अपना बॉर्डर ये शेयर करता है। ठीक है जी। आगे, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक लिस्ट में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो देखो किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है टॉप 100 में। ठीक है ना, दुनिया की टॉप 100 विमेंस, मोस्ट पावरफुल विमेंस की लिस्ट जारी की गई। किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा। और इसमें 4 भारतीय महिलाएं शामिल रहीं। निर्मला सीतारमण जी, किरण मजूमदार शॉ, सोमा मंडल, रोशनी नादर मल्होत्रा, ये चारों। ठीक है ना, तो इन चारों को शामिल किया गया है। इनकी रैंकिंग अलग अलग है। जैसे अगर बात करें निर्मला सीतारमण जी, वैसे तो ये हर बार शामिल हो ही जाती हैं फोर्ब्स की 100 सबसे पावरफुल लेडी में, क्योंकि भाई वित्त मंत्री हैं। भारत जैसे सबसे बड़े दुनिया के लोकतांत्रिक देश की वित्त मंत्री होना और सक्सेसफुल होना, ये बड़ी बात है। इस वजह से इनको हर बार शामिल किया जाता है। लेकिन इस बार अपने करियर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर है। इस बार इनकी रैंकिंग 32वीं है, 32वें नंबर पर है। यह है रोशनी नादर मल्होत्रा। ये HCL की वर्तमान में चेयरपर्सन है। शिव नादर इनके पिताजी हैं, जो HCL के फाउंडर रहे हैं। जो अभी फिलान्थ्रोपिस्ट की लिस्ट आई थी ना हुरूर इंडिया की, उसमें सबसे बड़े फिलान्थ्रोपी बन करके ये उभरे थे, सबसे ज़्यादा दानवीर बन के उभरे थे। उन्हीं की बेटी हैं ये रोशनी नादर मल्होत्रा। तो ये भी आई हुई हैं। ये इनकी पोजीशन है 60वीं। इसके बाद यहाँ पर सोमा मंडल दिख रही हैं आपको। सोमा मंडल सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है, उसकी ये चेयरपर्सन है वर्तमान में। और चूंकि एक महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन है तो भाई पावरफुल हुई ही, तो इनको रैंक मिली है 70वीं। और उसके बाद किरण मजूमदार शॉ, ये बायोकॉन की संस्थापक हैं और वर्तमान में ये चेयरपर्सन भी हैं। बायोकॉन ये भारतीय बेस्ड एक फर्म है और मेडिसिन से रिलेटेड है, दवाइयाँ वगैरह बनाती हैं। इनको ओवरऑल रैंकिंग मिली है 76वीं। क्लियर है जी। तो फोर्ब्स की ये लिस्ट है जिसमें ये रैंकिंग दी गई है। अच्छा, एक चीज़ और, पहले पर कौन है? टॉप पर है उर्सुला वॉन डर लेयन। ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं, महिला हैं, अध्यक्ष हैं यूरोपियन यूनियन की, उर्सुला वॉन डर लेयन, ये टॉप पर है। आगे, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो दोस्तों जापान ने ऐसा कर दिया है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है। देखो, जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ ना, तो अमेरिका जो है वो सोचा कि अब हम बहुत दिमागदार हैं, जर्मनी से सीख लेंगे कि जर्मनी क्या हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट में, जब जर्मनी को छोड़ा गया था, माफ़ किया गया था, कि उसके बाद फिर उस पर सैंक्शंस भी लगा दिए गए थे कि आप हथियार अपनी सेना वना नहीं बना पाओगे। लेकिन फिर 1935 आते आते 1935-32 आते आते जर्मनी को छूट दे दी गई, चलो ठीक है, दया की भावना से कि चलो ठीक है बना लेना अपनी सेना। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ हिटलर पनपा और उसके बाद 1939 में एक बार फिर से वो अपनी सेना मजबूत करके ऊपर से अटैक कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इससे सीख लेते हुए अमेरिका ने जापान के साथ ऐसा नहीं किया। जापान के साथ उसने क्या किया, जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो जापान के साथ उसने बहुत सारी ट्रीटी ऐसी साइन की जिसके तहत जापान अपनी खुद की कोई सेना, कोई विशालतम सेना या कोई ऐसा ना रख सके। लेकिन यहीं पर वो अमेरिका मिस्टेक कर गया। क्या मिस्टेक किया? अमेरिका ने ये तो कहा कि आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सरेंडर कर दिए हो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन भूल वो ये कर गया कि जापान हो गया निश्चिंत, जापान सेना से निश्चिंत हो गया, जापान सेना पर खर्च करना बंद कर दिया। तो खर्च किधर किया? खर्च वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब पर, डेवलपमेंट पर करने लगा और जापान देखते देखते इतनी बड़ी इकोनॉमी बनता चला गया। आज यही नतीजा है कि जापान इन सब चीज़ों में बहुत आगे निकल गया। आप देखो भारत में भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो चलती हैं वो जापान की ही है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जापान के हैं, मोबाइल्स वगैरह, ठीक है। तो जापान इन सब सेक्टर में फोकस करने लगा। और वरना अगर साइज़ देखो जापान का तो समझो बहुत छोटा सा देश है जापान, है ना।
लेकिन अभी इसने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है। क्या कारनामा किया है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर बनाया है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, देखो एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसमें क्या होता है, दो परमाणुओं का संलयन कराया जाता है, दो न्यूक्लियर का संलयन कराया जाता है ना। और न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, परमाणुओं का विखंडन कराया जाता है, तोड़ा जाता है परमाणुओं को। जब विखंडन होता है तो वो चेन रिएक्शन होता है, वो 2 4 4 6 4 से 8 ऐसे होते हैं, तो वो परमाणु बम बनाता है। जब फ्यूजन होता है तो वो हाइड्रोजन बम बनाता है। तो हाइड्रोजन इसमें यूज होता है। अच्छा, अगर पूछा जाता है जैसे जनरली वनडे एग्जाम्स वगैरह में कि सूर्य किस प्रणाली पर आधारित है, तो सूर्य जो है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन प्रणाली पर है। वहाँ पर नाभिक में संलयन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन के, क्योंकि वहाँ पे पाए जाते हैं, जानते हो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो हाइड्रोजन बम भी ऐसे बनता है नाभिकीय संलयन से, परमाणु संलयन से। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, परमाणु फ्यूजन रिएक्टर का इसने किया है अनावरण। लेकिन इसने अगेन गोला बारूद बम बनाने के लिए नहीं किया है, पाकिस्तान नहीं है, इसने किया है एनर्जी बनाने के लिए। वो एनर्जी यूज़ होगी आने वाले टाइम पर बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में, जहाँ जहाँ पर भी एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ना एक स्टैटिक एनर्जी होती है जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो ये बहुत बड़ा फ्यूज़न एक बनाया है और अब तक का सबसे बड़ा है, अब तक का सबसे बड़ा है प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर। नाम क्या दिया गया है? JT60SA। तो जापान के इबाराकी प्रांत में अभी इसका परीक्षण किया गया है। इसमें जापान का मदद यूरोपियन यूनियन ने भी किया है, जापान की मदद, ठीक है ना। तो ये एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करेगा, क्योंकि इससे भाई कोई कार्बन तो रिलीज हो नहीं रहा है, तो कोई पर्यावरण को भी खतरा नहीं है, साथ ही साथ बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है ना, यूज एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पर ये जापान ने किया है। जापान तो मैप में नहीं लगाया गया, नहीं तो दिखाते भी, चाइना के बगल में जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया ना उसी के पास में है, ठीक है, इतना भी पास नहीं है जितना हाथ से बता रहे हैं। आगे अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है? तो टाइम मैगजीन का 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है लियोनल मेसी को, द लियोनल मेसी। टाइम मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर ये घोषित किए गए हैं इस बार के लिए, 2023 के लिए। अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इन्होंने अपनी टीम में कप्तानी करते हुए अपनी टीम अर्जेंटीना को 2022 का विश्व कप जिताया। 8वीं बार, अभी इस बार भी बैलन डी'ओर का खिताब ये जीते, अपनी लाइफ में 8वीं बार बैलन डी'ओर का खिताब जीते, यानी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीते। इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए टाइम मैगजीन ने इनको एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है, मतलब इनको शामिल किया है। अच्छा, एक चीज़ और, इन्होंने पेरिस सेंट जर्मन छोड़ दिया है। पहले क्लब में ये पेरिस सेंट जर्मन से खेला करते थे, देश वाला जब बात आता है तो अपने देश अर्जेंटीना से खेलते हैं, लेकिन क्लब में ये पेरिस सेंट जर्मन से खेलते हैं। लेकिन इसको अभी रिसेंटली इन्होंने छोड़ करके इंटर मियामी ज्वाइन कर लिया है। तो अब इनकी नई टीम कौन सी है? इंटर मियामी, याद रखना। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को छोड़ दिया जाए तो उनके बाद ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचों में गोल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। उसके बाद सुनील छेत्री हैं भारत के। आगे आप भी टॉप पर पहुंच सकते हो। जीएस सफलता बैच ये 2 दिनों के लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन कल क्या हुआ ना कि बहुत लोगों को लॉगिन करने में, ऐप में लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। देखो, लॉगिन करने में जब भी प्रॉब्लम आया करे तो आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन विद गूगल पर टच करके लॉगिन कर लेना है। अगर मान लो आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ना बहुत दिनों के बाद ऐप ओपन करते हैं, तो कोई अपडेट आया रहता है या कुछ भी हुआ रहता है या पासवर्ड भूल गए रहते हैं तो नहीं हो पाता है। तो ऐसी एरर पिछले दिनों में बहुत सारी देखने को मिली। तो आप लोग परेशान मत हुआ करो, व्हाट्सएप किया करो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, है ना, और आपका लॉगिन कराया जाएगा। ऑफ़र इसीलिए 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया जा रहा है। जिन जिन लोगों ने इसका लाभ नहीं उठा पाया है वो उठा लें। मात्र 799 में ये सारे सब्जेक्ट्स आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छे से आपको क्लास नोट्स के साथ दिया जाएगा। साथ ही साथ ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अगले 15 महीनों तक दी जाएगी, हर महीने की, ठीक है। और तो और आपको हर वक्त सहायता भी मिलेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करके तुरंत पूछ सकते हैं कभी भी। ये सारे सब्जेक्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे और आप जाकर डेमो क्लासेस भी ले सकते हो। ये आपको MJT ऐप पर मिलेगा। MJT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। कूपन कोड आपको यूज करना है MJT60, ठीक है ना। चलिए, फिर भी कोई भी डाउट हो आपका तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 7235939467, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ कला पुरस्कार दिया गया?
तो दोस्तों भारतीय मूल की ही एक उपन्यासकार हैं मीरा चंद। मीरा चंद को अभी हाल ही में सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ कला पुरस्कार दिया गया, सर्वोच्च आर्ट अवार्ड दिया गया। ये है मीरा चंद, भारतीय मूल की हैं। इनके साथ साथ दो और व्यक्ति हैं, दो और उपन्यासकार हैं, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। तो टोटल 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ये दिया गया है, या कहें 3 प्रतिष्ठित उपन्यासकारों को दिया गया है ये पुरस्कार। कौन है ये 3 जी? मीरा चंद हैं, सुचेन क्रिस्टीन लिम हैं और उस्मान अब्दुल हामिद हैं। इन तीनों को ये दिया गया सिंगापुर का, क्योंकि ये सबसे बड़ा कला पुरस्कार होता है, इसलिए आया है चर्चे में। इसमें 80,000 सिंगापुर डॉलर का प्राइज मनी भी मिलता है। ठीक है जी। आगे कुछ और पुरस्कार सम्मान हैं, उनको भी रिकॉल कर लेंगे। जैसे अभी VR ललितंबिका को सर्वश्रेष्ठ नागरिक फ्रांसीसी पुरस्कार मिला था। सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज मेडल मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाल लिंच को 2023 का बुकर पुरस्कार मिला, इंपॉर्टेंट है ही ये तो। दीप्ति गुप्ता को पंजाबी साहित्य के लिए धाना पुरस्कार मिला, पहली महिला ये बनी थी। रयान रेनॉल्ड्स को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला। बीना अग्रवाल और डेविड बार्किंस को केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार मिला। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड पाए डॉक्टर सोमदत्ता सिंह। RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और टी पद्मनाभन को केरल का ज्योति पुरस्कार मिला है। आगे 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एथलीट ऑफ द ईयर देखा, अब आप देखिए पर्सन ऑफ द ईयर, है ना। तो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, ये मशहूर गायिका हैं, सिंगर हैं, और इनको अभी 2023 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, इनकी गाने इनके आते ही रहते हैं। अभी स्पॉटिफाई पर सबसे ज़्यादा ओपन किए जाने वाले इनके सॉन्ग के रूप में इनको एक अवार्ड भी दिया गया था। इन सब वजहों से इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, पिछली बार अगर पूछा जाए तो किसे चुना गया था? पिछली बार 2022 के लिए 2 को चुना गया था पर्सन के रूप में, तो एक ही थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, लेकिन स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी चुना गया था। यहाँ पर मैं पिछले कुछ सालों का लिस्ट आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ना 1-2 साल पुराना भी पूछ लिया जाता है। तो 2021 के लिए एलॉन मस्क को चुना गया था, ट्विटर जब खरीदने के लिए बवाल मचाए थे। व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को, इस दोनों चीज़ों को 2022 के लिए मिला था। स्पिरिट ऑफ यूक्रेन का मतलब यूक्रेन की आत्मा, यूक्रेन की सोल को दिया गया, कि यूक्रेन क्योंकि लड़ रहा है, एक प्रकार से पूरा यूक्रेन शामिल था रसिया से युद्ध करने में। अब पता नहीं क्या हो गया कि सभी शांति हो गया, यहाँ दूसरा युद्ध चढ़ गया। होता नहीं बीरबल वाली लाइन कि एक लाइन को बिना काटे पीटे छोटी कैसे करनी है, तो उसके सामने एक बड़ी लाइन खड़ी कर दो। इजराइल हमास का युद्ध छिड़ा, सब लोग यूक्रेन रसिया भूल ही गए। टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर, ये टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर है। आगे, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विमोचित की गई पुस्तक नए भारत का सामवेद, इससे किसके भाषणों का ये संकलन है? तो ये संकलन है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का, नए भारत का सामवेद। तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। रामनाथ कोविंद जी ये भारत के 14वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो। नए भारत का सामवेदा है। देखो 4 वेद थे, आप जानते हो। सबसे पहले ऋजुवेद आया, फिर यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, फिर उसके बाद अथर्ववेद आया। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, और मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया भी है ये सब चीज़ें वैदिक काल में। तो सामवेद, यहाँ पर नए भारत का सामवेद नाम से एक पुस्तक लॉन्च की गई है। हालांकि इस पुस्तक में संकलन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के भारतीय संविधान पर आधारित भाषणों का। 2017 से 2022 तक रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति रहे, 14वें राष्ट्रपति रहे। सबसे बड़ा पद होता है, भारत के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं वैसे, लेकिन ये राष्ट्रपति बनने से पहले पूछा जाएगा राज्यपाल कहाँ के थे, तो आप बताइएगा बिहार के राज्यपाल थे। अच्छा, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी ये प्रेसिडेंट हैं 15वीं नंबर की, तो ये कहाँ की राज्यपाल थी प्रेसिडेंट बनने से पहले, तो आप बताइएगा ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। साथ ही साथ ये कहाँ से आती हैं अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि उड़ीसा से आती हैं, और ये पहली ट्राइबल वीमेन है प्रेसिडेंट बनने वाली, ओवरऑल दूसरी वीमेन है। ठीक है, नंबर कौन सी हैं? 15वीं नंबर की प्रेसिडेंट भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन, S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से नंबर पर है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर है 4थे नंबर पर। S&P ग्लोबल, इसके द्वारा आप जानते हो ये एक रेटिंग फर्म्स है, इसके द्वारा कभी कभी प्रिडिक्शन भी किया जाता है भारत की GDP ग्रोथ को लेकर के। यहाँ पर इसने एक बीमा रिपोर्ट जारी की है जिसमें तमाम प्रकार के जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं उनको इसने एक रैंकिंग दी है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, कौन किसकी वैल्यूएशन कितनी ज़्यादा है।
तो इसमें LIC जो भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस ग्रुप है, ये चौथे स्थान पर है। टॉप पर कौन है? अलायंस SE जर्मनी का है, $750 बिलियन के लगभग में इसकी संपत्ति है वर्तमान में। चाइना लाइफ इंश्योरेंस जो है, इसकी वैल्यूएशन $617 बिलियन की है, ये चाइना की है। जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये कंपनी $537 बिलियन के साथ तीसरे पर है। चौथे पर LIC है इंडिया की $504 बिलियन के साथ। आपको पता होगा पिछले साल इसका जब IPO आया था, भारत का अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा IPO रहा था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। भारतीय जीवन बीमा जो है, ये दुनिया के चौथे सबसे बड़े बीमाकर्ता के रूप में है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। सिद्धार्थ मोहंती अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको मैं समझाने में सक्षम रहा हूँ। आप हमारे पढ़ाने के तरीकों को एक लाइक दे करके हमें बता सकते हो, या फिर कमेंट भी कर देना और अच्छी लगी है तो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनका आप भला चाहते हो। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर आपको वन लाइनर भेजा जाता है, वन लाइनर के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हो। साथ ही साथ जो दिन भर की जो बड़ी न्यूज़ होती है वो भी मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ वीडियो बनाने से पहले ही, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर आपको लंबी PDF मिलेगी। मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है पार्ट 2, ठीक है ना, नवंबर की, उसको आप जाकर के देख लेना। मंथली के प्लेलिस्ट में भी वो आपको मिल जाएगी। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सा अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है, तो ये सभी अभ्यारण्य बिहार में है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर रिज का अर्थ क्या है? आकर्षण, अट्रैक्शन। आज आपको क्या बताना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की किस वर्ष भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया? इनको कब मिला था भारत रत्न, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर जो है, ये किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो नगर निगम है, या कहें फिरोजाबाद जिला जो है, नगर नहीं कहेंगे, फिरोजाबाद जिला जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में। इसकी क्विज PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।